ऐसे ही सीएम रिलीफ फंड से पैसा देने में भी ये हमारे लिए पाप है, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देना। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देगी। हम उसमें भी दे रहे हैं। अभी त्वरित का पैसा इधर ही नहीं मिला तो उधर भी कहां से, सभी को मिलेगा, सभी को पैसा मिलेगा। और हमने तो पीडब्ल्यूडी में भी मांगा था। देखो पहली बार पाणी जी कह रहे थे समीक्षा की बात, नियमित रूप से समीक्षा होती है, एक एक विभाग की समीक्षा होती है, एक एक कार्यक्रम की समीक्षा होती है। हर जिले के अंदर वहां का जो सीनियर जनप्रतिनिधि है, माननीय सांसद या प्रभारी मंत्री हर महीने जिले के अंदर जाकर के बैठक लेता है। सीनियर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां पर दिशा कमेटी के माध्यम से उन योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट करना है इसकी भी समीक्षा होती है। उनकी रिपोर्ट शासन में आती है, फिर उसको विभागीय स्तर पर आगे क्रियान्वयन किस रूप में होना है इसके बारे में भी कार्रवाई आगे बढ़ती है। पीडब्ल्यूडी की बैठक की पूरी कार्य योजना मैंने स्वयं अगस्त और सितंबर में माननीय विधायकों के साथ बैठक करके उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए किया और उसी के अनुरूप हर एक विधानसभा क्षेत्र में सड़क के लिए, पुल के लिए और जो उसके अलग अलग मद हैं, मानते हैं जितनी डिमांड थी उसके अनुरूप पैसा नहीं जा पाया होगा, फेज वाइज जाएगा। लेकिन कोई भी 403 विधानसभा में कोई विधानसभा नहीं बचेगी जहां विकास का पैसा जिससे वंचित रह जाए, हर जगह जाएगा, अवश्य जाएगा। और इसमें कोई भेदभाव किसी भी सदस्य के साथ नहीं है। हाँ, सीएम रिलीफ फंड में हम लोगों ने एक नया संशोधन जरूर किया है कि जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है वे आयुष्मान कार्ड का पहले उपयोग करें। पैसा कम पड़ जाता है, जिलाधिकारी रिपोर्ट लगा के दे और उस पे हम सीएम रिलीफ फंड से पैसा देंगे। दूसरा, कुछ हॉस्पिटल से हमें कुछ हॉस्पिटल्स की ऐसी शिकायत हमें मिली थी कि इनके द्वारा गलत बिलिंग की जा रही है, उसमें हमें कार्रवाई करनी पड़ी थी। इन सब पे कार्रवाई हुई है, अन्यथा पैसे में कोई रोक टोक नहीं है। और उसमें जो भी सदस्य लिखता हो, इस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, किसी भी पक्ष का हो, सबको पैसा मिला है, आगे भी पैसा मिलेगा, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि गरीब के प्रति सरकार की संवेदना है, हर गरीब के प्रति सरकार उसी मजबूती के साथ खड़ी है। इस सरकार की वेलफेयर स्कीम का लाभ भी इसी प्रकार से बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। और इसीलिए जब अनुपूरक बजट को देने की बात आई, जब कोई नया मद है, कोई नई चीज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके लिए जब बजट की आवश्यकता पड़ती है और हमारे रूटीन बजट का वो पार्ट नहीं है, तो सरकार को इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। और सरकार ने उन्हीं चीजों पर कार्य आगे बढ़ाया है। और इसी में हमारा जो मूल बजट था, जिसे हमने फरवरी में प्रस्तुत किया था, वह था 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का। अब उसको 88,000 पड़ रहे थे, वो 8 लाख था, 8 करोड़ था। और हमने जो अपना अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है वह किया है 24,496 करोड़ 98 लाख का। ये हमने किया है, जिसमें जो धनराशि उन मदों के लिए जिसमें रूटीन बजट के लिए धनराशि नहीं थी, उसमें एक्सप्रेसवे के लिए, ऊर्जा के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित जिन मदों के पे धन नहीं था उनके लिए, निवेश, नगरीय सुविधाओं के लिए, तकनीकी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जो धनराशि की आवश्यकता थी, उस पर हम लोग इस बजट को हम लोगों ने इसमें प्रस्तुत किया है। इसको लेंगे तो ये पूरा बजट हमारा अब बनकर के तैयार हो जाएगा। यह 8 करोड़ 33 लाख 233 करोड़ 4 लाख रुपए का यह हमारा टोटल
बजट हो जाएगा वर्ष 25-26 का। मैंने आपसे इसी बात को कहा था कि हमें रिजल्ट पे ध्यान देना होगा। रिजल्ट क्या है? एक रिजल्ट तो मैंने बताया परसेप्शन के बारे में। ये 4 क्षेत्रों में जो कार्य किए गए, समान रूप से कार्य हुए हैं, उसके परिणाम आपके सामने हैं। और परिणाम क्या है? परिणाम ये है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। आज जो हर व्यक्ति यूपी के अंदर निवेश करने के इच्छुक है, यूपी के बारे में अच्छी धारणा बनाए हुआ है, इसके पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए उन कार्यों की और डबल इंजन की सरकार की डबल स्पीड को अब वो यूपी के अंदर देख रहा है। परिणाम क्या है? आपने पॉलिसी पैरालिसिस के कारण यूपी को बीमारू राज्य बना दिया था। यूपी जैसा राज्य बीमार हो गया था, पहचान के संकट का मोहताज हो गया था। आज पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। आज हमारे पास 33 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, टेक एंड चूज नहीं है। इसमें आप आइए, निवेश करिए। सरकार के ये नियम है, सरकार इस पे इसके अनुरूप आपको ये सुविधा देगी। परिणाम है यूपी के अंदर निवेश आ रहा है। यूपी देश के अंदर एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना है इन्वेस्टमेंट का। इसके परिणाम स्वरूप बीमारू राज्य से उभर करके पिछले 5 वर्ष में यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और जितना यूपी प्रोग्रेस किया है, आज देश के अंदर आर्थिक स्थिति में अन्य राज्यों की स्थिति यूपी से उतनी अच्छी नहीं जितनी यूपी आज है। ये प्रयास से होता है, शुद्ध नियत से होता है, स्पष्ट नीतियों से होता है। उन नीतियों को जमीनी धरातल पर उतारने की इच्छा शक्ति से होता है। और उन कारणों से आज सरकार ने इन चीजों को आगे बढ़ाया है। आज हमें इस बात पर प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर लगे हुए बीमारों के कलंक से हमने इसको यूपी को मुक्त किया है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है। गत 5 वर्ष से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज यूपी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। और डबल इंजन की, डबल स्पीड की सरकार भी है। पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं है। हमारे पास अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज हैं। कोई भी निवेशक आएगा, उसके लिए लैंड बैंक है, पॉलिसी के दायरे में आकर के निवेश कर रहा है। और सरकार ने उसको यहां पे एक गुड गवर्नेंस का एक माहौल भी दिया है, बेहतरीन सुरक्षा का माहौल दिया है। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको भी मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है। अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। वित्तीय अनुशासन और विकास दोनों का एक बेहतरीन संतुलन भी है। जो मैंने आपको बताया ना, रेवेन्यू सरप्लस है, एक वित्तीय अनुशासन का एक उदाहरण है। और विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वेलफेयर स्टेट के रूप में भी यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है, इसके भी उदाहरण है। आज यूपी के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या है? एक फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस,
यानी ये आज यूपी की पहचान बनी है, जिसका परिणाम है एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में हर एक इन्वेस्टर का एक बेहतरीन गंतव्य यूपी बना है। और मैंने आपको बताया है कि यूपी के अंदर हर एक स्तर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। यूपी जैसे राज्य को जब ये देश आजाद हुआ था, तब देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का शेयर 14% था और कांग्रेस और बाद में समाजवादी पार्टी, इन्होंने यूपी को इतना पीछे किया कि जब हम लोग आए थे यूपी का शेयर देश की अर्थव्यवस्था में मात्र 8% से भी कम रह गया था, 8% से कम। और आज फिर हम कह सकते हैं यूपी ने पिछले 8.5 पौने 9 वर्ष के अंदर जो प्रयास किए हैं, आज देश के अंदर अर्थव्यवस्था में यूपी फिर से 9.5 से 10% के अपने शेयर के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यूपी आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और इस दौरान हमने यूपी की जीएसडीपी को, यूपी की अर्थव्यवस्था को 2012 से 16 के बीच में जितनी थी उसकी तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ाने में 12,88,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी थी, आज ये 35 से 36 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी यूपी की बनने जा रही है। पर कैपिटा इनकम यूपी की 43,000 से बढ़कर के 1,20,000 हो रही है। ये आज नया यूपी है। सीडी रेशो यानी जितना पैसा यूपी का नागरिक यूपी के बैंकों में जमा करता था, उतना पैसा यहां खर्च नहीं हो पाता था। यहां के लोगों को उसको कर्ज के रूप में या निवेश के रूप में और पैसा नहीं मिलता था। मुश्किल से 100 पैसा जमा करता था तो 44 पैसा उसको मिलता था, शेष नहीं मिलता था। और आज मुझे प्रसन्नता है 62 से 65% पैसा यूपी के अंदर लग रहा है। इसको 70% तक पहुंचाने के बड़े लक्ष्य को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। और अब मैं कह सकता, ये चीजें तब हुई हैं जब सरकार ने सुरक्षा का वातावरण दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। और ये चीजें तब हुई जब पिछले 8 पौने 9 वर्ष में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कन्ना जी अपनी फाइल लेके हमेशा बैठे रहते हैं कि वैट की दर थोड़ा बढ़ा दी जाए। मैं कहता हूं थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। तो उसी में खन्ना जी कहते हैं ठीक है रुकना है। तो शाहजहांपुर का एक प्रस्ताव भी था, तो शाहजहांपुर के एक नए प्रस्ताव को स्वीकृत करा लेते हैं उसी में। लेकिन आप सोचिए ना, डीजल पेट्रोल पे इतना बड़ा राज्य, डीजल पेट्रोल सबसे सस्ता यूपी के अंदर, देश के अंदर है, सबसे सस्ता है, यूपी दे रहा है। पिछले 8 पौने 9 वर्ष के अंदर कोई किसी भी प्रकार का टैक्स हम लोगों ने नहीं लगाया। जीएसटी रिफॉर्म हुए थे, पब्लिक को लाभ मिला, लेकिन हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। यानी सरकार ने सब क्या किया? हां, हमने लीकेजेस रोके, कर चोरी को रोका, योजनाओं में जो लूट थी उसको रोका। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, जेपीएनआईसी, गोमती रिवर फ्रंट, क्या सच्चाई है आपके जेपीएनआईसी की? 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 860 करोड़ रुपए खर्च हो गया और तब भी अधूरा है। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, 860 करोड़ खर्च हो गया और तब भी अधूरा। यह है इनकी सच्चाई। गोमती रिवर फ्रंट 167 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1400 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि तब तक आपकी सरकार जा चुकी थी और हमने फिर से उसका मूल्यांकन करवाया।
इन्होंने 15,200 करोड़ रुपए के उसका केवल सिविल वर्क के लिए उसको तय किया था और उससे 10 मीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा इन्होंने 340 किलोमीटर तय किया था। हमने थोड़ा सा उसके अलाइनमेंट को अलग से लेकर के 341 किलोमीटर लंबा बनाया, 120 मीटर चौड़ा किया और उसे जिसे 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे, हम लोगों ने 11,800 करोड़ रुपए में वही एक्सप्रेसवे बना के दिखाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा, लेकिन एक परिवार के लोगों ने अलाइनमेंट तय करने के पहले जमीनें खरीद ली थी। ये मजाक है देश के साथ में, प्रदेश के जनवासियों के साथ में। आपकी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट इसलिए चलती थी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। नौजवान इसलिए नाराज था क्योंकि उसे मालूम था कि सूची तो पहले से ही आ जाती है, महाभारत के सारे रिश्ते निकल जाते थे, सूची पहले से निकल जाती थी। नौजवान ठगा का ठगा रह जाता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। अन्नदाता किसान परेशान, योजनाओं का लाभ तो नहीं मिलता था। क्या होता था? उसके ट्यूबवेल की मोटर ही चोरी हो जाती थी। हमने उसको सुरक्षा की गारंटी भी दी, 16 लाख प्राइवेट ट्यूबवेल को फ्री में बिजली की गारंटी भी दी है और यूपी पहला राज्य है जो अपने अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक बिजली की आपूर्ति करता है, सर्वाधिक आपूर्ति करता है। हमारे पश्चिम के किसान आए थे, हमारे आरएलडी के सभी माननीय सदस्य हैं, बालियान जी हैं, ये सभी हमारे माननीय विधायकगण हैं, पश्चिमी यूपी से हमारे जितने भी विधायकगण, ये लोग अक्सर आते थे मेरे पास, कहते थे कि साहब गन्ना किसानों का कुछ हो जाए। हमने कहा चिंता मत करिए, यूपी 400 रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहा है किसानों को और 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान। यानी कोई मान सकता है यूपी जैसे राज्य में अब तक यानी हमने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसानों को किया है, अकेले गन्ना किसानों को यूपी ने। ये है यूपी की नई प्रोग्रेस। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार ने यह काम जो भी किया है अपनी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से किया है। आपके समय में थानों में भय पलता रहा, अपराधी और माफिया आपके खास रहे। यह बात आपकी सरकार के समय की कानून व्यवस्था से चरितार्थ होती रही है, लेकिन आज प्रदेश के अंदर कोई वो नहीं। देखो बहुत स्थिति आपके समय में था कि वो यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो, यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पहले 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। 2000 चाहे जो कहिए, आज यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी, अस्थिरता की थी, और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई
दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है। हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। यह है नया यूपी। महोदय, हम लोगों ने पुलिस की अवस्थापना, यानी अगर भर्ती की है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी की है, तो उनकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाया है। अब खपरेल के बैरक नहीं है, आप किसी भी जिले में जाएंगे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग होगी वो यूपी पुलिस की कार्मिकों के लिए बैरक होंगे। आखिर वो सभी नौजवान तो यूपी के अंदर के ही रहने वाले, किसी न किसी के परिवार के होंगे सदस्य। ये मानवीय संवेदना का भाव पहले था, आज नहीं है। आज उनके साथ वही सद्भाव के साथ, सम्मान के साथ सरकार व्यवहार करती है। सरकार ने रिफॉर्म के पहली बार यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ। 7 जिले आज उससे पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, ये आज यूपी की पहचान बन रही है। आज यूपी के अंदर एफएसएल लैब्स बंद पड़ रही हैं। 3 नए कानून लागू होने के बाद 7 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। आपका कार्यकाल होता तो आप कभी नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने ना फॉरेंसिक लैब बनाई, ना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाए। ओह, अब 4-4 बार थे, नहीं कर पाए तो अब कभी नहीं मिलना है, अब नहीं मिलना है। चलिए, ईश्वर करें आप स्वस्थ रहें ये सब देखने के लिए, आप स्वस्थ रहें देखने के लिए कि फिर से सपा को उधर बैठना पड़ेगा और सपा को बैठना ही नहीं पड़ेगा। उस लायक भी रहती है कि मुख्य प्रतिपक्षी दल बना रहता है कि नहीं रहता है, ये इसमें मुझे संदेह लगता है। लेकिन आज यूपी के अंदर 12 एफएसएल लैब ये बी ग्रेड की बन चुकी हैं। 6 अन्य एफएसएल लैब्स बन रही हैं। हर जिले में 2 फॉरेंसिक वैन हम उपलब्ध करवा चुके हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और इस पर कार्य हो रहा है। सेफ सिटी के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है, इस पर कार्य हुआ है। यूपी एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 6 वाहिनियों का गठन हो चुका है। पीएससी, जिस पर हर यूपी वासी पहले गर्व करता था, समाजवादी पार्टी ने उनकी सभी कंपनियों को नष्ट करने का प्रयास किया। हमने 34 कंपनियों को जो समाप्त हो चुकी थी इन्हें फिर से पुनर्गठित किया है और उनकी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा बनाया है। और अब तो 3 महिला पीएससी की बटालियन भी वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर गठित हो चुकी हैं। इन पर कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश अब ये नया उत्तर प्रदेश है। ये सब करने का परिणाम आज देश का कुल मोबाइल फोन का जो भी प्रोडक्शन होता है वो यूपी के अंदर बन रहा है। 55% यूपी के अंदर बन रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन रहे हैं उसका 60% यूपी के अंदर बन रहा है। और आज यूपी के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर यूपी टॉप अचीवर स्टेट के रूप में अब यूपी जाना जाता है। ये है यूपी की नई पहचान। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये युवाओं की स्किलिंग के लिए और युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए प्रभावी ढंग से सरकार के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर में, साइबर सिक्योरिटी के लिए, रोबोटिक्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में,
एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश ने नए गंतव्य प्राप्त किए हैं और तेजी के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ चुका है। महोदय, यूपी के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, यूपी जैसे राज्य में इतनी फर्टाइल नहीं, इतना अच्छा जल संसाधन, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देते थे, अच्छा सीड नहीं देते थे। कल किसान दिवस था, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के 123वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम विधान भवन के सामने भी हुआ था और मैं समझता था कि नेता प्रतिपक्ष और हमारे विरोधी दल के भी सदस्य उसमें भाग लेंगे, क्योंकि चौधरी साहब तो प्रदेश के नेता थे, देश के नेता थे। आप उस कार्यक्रम में नहीं थे, आएंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका आचरण यही है। कल देखिए शाही जी ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का भी जमीन आवंटन का काम प्रारंभ कर दिया। अच्छा, किसान को अच्छा बीज मिले, अच्छी तकनीक मिले, कम लागत में ज्यादा उत्पादन। आपके समय में क्या होता था? लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, बाजार नहीं था, किसान तबाह था, परेशान था, बिचौलियों के द्वारा लाभ ले लिया जाता था। आज किसान सुरक्षित है, किसान को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और कल चौधरी साहब के नाम पर कार्यक्रम था और इन सभी माननीय सदस्यों ने गन्ना मूल्य के बारे में कहा, हम लोगों ने दिया।
लगातार दे रहा। यूपी आज के दिन, मुझे केवल एक बात आपसे कहनी थी, वह ये कि सरकार की इच्छा शक्ति बहुत साफ है। जो पहले दिन था वही आज भी है और सरकार उसी दिशा में आगे कार्य भी कर रही है। और मैं इसीलिए कहूंगा कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स में हम लोगों ने प्रदेश की आवश्यकता के लिए जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां पे धनराशि, और सरकार अब ये नहीं देती है कि टोकन मनी के रूप में, क्योंकि मैं जब 17 में आया था मैं देखता था समाजवादी पार्टी ने तमाम सड़कों को सैंक्शन किया था, लेकिन पैसा कितना दिया था? पता लगा कि 25 करोड़ की सड़क है, पैसा दिया था 1 लाख। अब मुझे बताइए 25 करोड़ की सड़क में 1 लाख से काम चलेगा? नहीं चल सकता है। ऐसे ही हम लोगों ने नहीं किया। आप लोग जो करते थे वो हम नहीं करते। नहीं, हाँ, सबको मिलेगा, आप चिंता मत करिए। वो सड़क भी हमारे उसमें है वो, और आप चिंता मत करिए, वो भी होगा। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि हम एक साथ 40 से 50% पैसा रिलीज करें। जो डिमांड होती है 40 से 50% पैसा एक बार रिलीज करें और 75% काम पूरा होने के बाद तुरंत डिमांड भेजें, जिससे नया पैसा वहां पे रिलीज किया जा सके। और इसीलिए काम की एक गति, कार्य योजना बनाने में समय लगता है, लेकिन जब कार्य योजना और उसके सभी प्रकार की डीपीआर की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाती हैं तो उसके बाद उसको रिलीज करने में अब अगले 3 महीने का समय जो बच गया है, इसमें उसी गति को आगे बढ़ाने का, और मैं कह सकता हूं कि 24, 25 और 25, 26 की जो स्पीड है, इसमें निरंतरता आपको आगे बढ़ती हुई दिखाए, आपको इसमें एक नई गति देखने को मिलेगी। मैं केवल इस पूरे माननीय सदन से इस बात को कह सकता हूं, और खासतौर पर नेता विरोधी दल और विरोधी पक्ष से जुड़े हुए लोगों से, कि आप अनावश्यक नकारात्मकता मत लेके आइए। हर चीज को जातीय चश्मे से देखने की आदत से आप अपने को थोड़ा, यूपी का जितना आप नुकसान कर चुके हैं उससे आप लोग अब थोड़ा बचिए। अगर अब चाहते हैं कि वजूद बना रहे तो उससे बचिए, और नहीं तो मैं आपसे कहूंगा कि राह में मुश्किल होगी 1000, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। ये सभी सपने साकार होंगे जो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस सदन ने 13-14 अगस्त को देखा था। उन सभी सपनों को साकार करने के लिए सरकार यहां पे वंदे मातरम पे भी चर्चा कराई है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ इस माननीय सदन में आई है। और मैं उन सभी नेताओं को, उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस शीतकालीन सत्र में अपने विचारों को इस सदन में रखा है, उन सभी को इस पर उन्होंने यहां पर आज इस सदन में चर्चा की है, उन सभी को मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष जी मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने की अनुमति दी। धन्यवाद। मत संख्या 13।